गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में लीनियर मोमेंटम और उसके बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कॉलिजन। ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। लीनियर मोमेंटम के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ के समय भी, ठीक है ना। लेकिन वहां हम लोग सिंगल पार्टिकल ऑफ सिस्टम को डील कर रहे थे। वहां पे अपने पास जो पार्टिकल था वो था क्या, सिंगल। एक पार्टिकल के लिए हमने लीनियर मोमेंटम डील किया था जो कि बहुत आसान है, और वो था मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। उसके बाद हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में ये भी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट अप्लाइड फोर्स। क्लियर। लेकिन यहां पे हम लोग फिर से इस लीनियर मोमेंटम को लेके आ रहे हैं, और यहां पे लीनियर मोमेंटम जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, यानी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हो तो उसके मोमेंटम को लेके कैसे अपने को डिस्कशन करना है, कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और फिर उसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। लाइक आपको एग्जाम में आते हैं, एक्सप्लोजन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर गया अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उन टुकड़ों की वेलोसिटी क्या होगी, उन टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सब पे अपने को प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा जेईई एडवांस में कि एक बॉल को हमने थ्रो किया पैराबोलिक पाथ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो अलग अलग टुकड़ों में एक्सप्लोड कर गया, तो उसके पार्टिकल्स किस किस पॉइंट पे गिरे, इसको भी लेके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रॉकेट के प्रोपल्शन पे भी आपका जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। तो रॉकेट प्रोपल्शन भी जो है वो भी आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही बेस्ड है, ठीक है। समझ गए बात को। इसके अलावे जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा आपका कॉलिजन में, क्योंकि वहां मोर देन एक पार्टिकल के बीच में कॉलिजन होती है, तो सिस्टम का मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, कब कंजर्व नहीं रहेगा, इन चीजों को हम लोग इन लेक्चर्स में डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक से ज्यादा पार्टिकल के लिए हम लोग को काम करना है, ठीक है। इसी में एक टर्म बच्चों यहां पे इंपल्स भी आता है कि इंपल्स क्या होता है, और फिर इंपल्स प्रोड्यूस करने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम, ये अपना हेडिंग हो गया। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर momentum for the system of particles, system of particles, लीनियर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों देखो, अब हमने यहां पे मान लो एक सिस्टम कंसीडर किया, ठीक है। ये सिस्टम कंसीडर किया, इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, एक से ज्यादा। जैसे एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है। M1 मान लो इधर मूव कर रहा है V1 से, M2 नीचे मूव कर रहा है V2 से, M3 इधर मूव कर रहा है V3 से। ये सारे पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लियर। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको सिस्टम मान सकते हैं, क्या हम इसको सिस्टम मान सकते हैं? तो इसका आंसर है इसको सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने सिस्टम को अज्यूम करने के लिए एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि सिस्टम के पार्टिकल्स का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ के अलावे चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना हो आपको, चाहे आपका टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमने वर्क पावर एनर्जी वाली लेक्चर में देखा था, या फिर आज जब हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इन सभी जगहों पे आप बड़े आराम से उन सारे पार्टिकल्स को भी सिस्टम मान सकते हो जिनकी वेलोसिटी, जिनका एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो हमने इसको मान लिया एक सिस्टम, ये हमने मान लिया सिस्टम। अब इस सिस्टम का अगर अपने को मोमेंटम निकालना है, इस सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, इस सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, तो यहां हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सीधी बात है, P/S/Y/S इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2
प्लस P3। कुछ नहीं करना है अपने को, तीनों बॉडी के इंडिविजुअल मोमेंटम को निकालना है और वेक्टर तरीके से उनको ऐड करना है, वेक्टर तरीके से उनको ऐड कर देना है ना। इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल के तीनों को वेक्टर तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। अब कैसे भाई, तो इंडिविजुअल मोमेंटम तो आप जानते हो क्या करना होता है, सिंपल मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी छोटी छोटी बातें हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कर रखा है कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन सारी बातों को हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स में। तो आप वहां जाके फिर से एक बार देख लें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो। अब ये देखो दूसरा है आपका P2 दैट इज M2 इंटू V2, ठीक है। तीसरा है P3 दैट इज M3 इंटू V3, यानी इन तीनों पार्टिकल के मोमेंटम को इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनको वेक्टर तरीके से सम करेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम आएगा। लेकिन बच्चों आप थोड़ा वेट करो, अभी देखो एक दूसरा फॉर्मूला इसमें निकल के आएगा जो जिसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं जो मैं अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि आप तो जानते ही हो एक से ज्यादा मोमेंटम है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर लगाओगे और ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी जस्ट पढ़े क्या, सेंटर ऑफ मास। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास। उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे समझिएगा। ये आपका M1 V1 है, ठीक है, ये M2 V2 है, ठीक है, ये M3 V3 है, ठीक है। अब इस पूरे को आप सिस्टम के टोटल मास से डिवाइड कर दो MSYS और मल्टीप्लाई कर दो MSYS से, ठीक है ना। MSYS से डिवाइड कर दो और MSYS से मल्टीप्लाई कर दो। क्या MSYS का मतलब क्या हुआ, सिस्टम के टोटल मास से डिवाइड कर दो और सिस्टम के टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो, और तो कुछ मैंने किया नहीं। तो अब देखो जरा समझना यहां पे, अब जरा समझना, ये जो निकल के आ रहा है ये क्या, ये आपको कुछ याद दिला रहा है, कुछ याद दिला रहा है बच्चों। तो ये देखो क्या है, क्या आपने इससे पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर सिस्टम के कई सारे पार्टिकल्स हों, ऑल दे आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 दिस इज नथिंग एल्स, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो PSYS जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा MSYS इंटू VCM, M इंटू VCM, ठीक है ना। तो अब आगे से अपने को बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया। एक ये आपके पास तो खैर हमेशा ही रहेगा मोमेंटम के, नेट मोमेंटम को निकालने का। ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास कि सिस्टम के अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, सिस्टम के टोटल मास को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है जो आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो का जितना भी आपका PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस जानते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल के मेन पेज पे भी डाला हुआ है, दैट इज RPC ऑफिशियल, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब एक बात समझो, अगर मोमेंटम अपने को मिल गया, ठीक है ना, तो मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का ना बड़ा रिलेशन है। तो हम लोग ना एक बार थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को भी यहां लेके आते हैं। अब याद करो बच्चों, हमने एक पार्टिकल को मूव करवाया था v वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसको हम लोग एक बार और पढ़ना चाहते हैं। तो P इक्वल्स टू सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंटम हो गया mv, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर्ड, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जो हमने रिलेट किया था वो आराम से रिलेट कर दिया था। याद करो, वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको बताया था P इक्वल्स टू √2mk, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन का, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड फॉर सिंगल
पार्टिकल सिस्टम, ये वैलिड है बच्चों सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए, केवल किसके लिए वैलिड है? सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए। दिस इज वैलिड फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। मोर देन वन पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं है, मोर देन वन पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है, डेफिनेटली वैलिड नहीं है, ठीक है। चलो एक तो ये बात हो गई, ये बात हो गई, यहां पे समझ में आ गया अपने को। ये अब इसमें क्या बोलता क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा, अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वैलिड है सिर्फ सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये m1 है, ये v1 है, ठीक है, m1 v1 m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रहा है, ये नेगेटिव x के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। इसका मास आपका m1 का मास मान लेते हैं 2 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास मान लेते हैं 8 kg, ओके, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब जरा खुद सोच के देखो, ये भी एक सिस्टम हो गया, लेकिन इस सिस्टम में दो पार्टिकल हैं। अब इस सिस्टम की अगर मोमेंटम की बात करोगे, अगर इसके मोमेंटम की बात करोगे PSYS, तो भाई ऐसा है कि m इंटू V1, चाहो तो VCM वाला भी लगा सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट ये तो कर ही सकते हैं, प्लस m2 इंटू V2, है ना। अब यहां पे देखना मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, वेलोसिटी कितनी है? 4, 2 इंटू 4 इंटू I, और ये जस्ट अपोजिट में आ रहा है, तो ये -8 इंटू 1 इंटू I। माइनस क्यों लिखा हमने? माइनस इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो 2 इंटू 4 8I और 8I गेट कैंसिल, मोमेंटम क्या निकल के आ रहा है सिस्टम का? जीरो। देखो मोमेंटम सिस्टम का आ रहा है जीरो, लेकिन जब इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो KSYS के लिए आपको यही फॉर्मूला एक है मात्र, इसमें आप m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर ही करोगे। यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कभी भी आप हाफ m VCM का स्क्वायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल हैं तो आपको एक ही काम करना होगा, आपको इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा और उनको अलजेब्रिक तरीके से ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगा के सिंपली ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो भाई अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करेंगे? हाफ मास m1 है, m1 कितना है? 2 kg, वेलोसिटी कितनी है भाई? 4 का स्क्वायर, है ना, और यहां पे क्या है? मास इसका 8, वेलोसिटी कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो ये आपका कट गया, ये आ गया 16 और ये आ गया आपका 4 एंड द आंसर इज 20 जूल। कैन यू सी कि आपका मोमेंटम जीरो है और उसके बावजूद आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी हो लेकिन मोमेंटम ना हो, तो आप आंसर लिखोगे यस। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है कि मोमेंटम हो और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो? तो वो ट्रू बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। मतलब कि हम यहां लिखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल दैट कि K इज नॉन जीरो बट P इज जीरो, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी आपका नॉन जीरो है बट मोमेंटम आपका जीरो है। और फिर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल दैट कि बच्चों मोमेंटम जो है वो आपकी क्या हो जाए? नॉन जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ये संभव नहीं है। एकदम याद रखना बच्चों, अगर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया मोमेंटम की डेफिनेशन और उसका कैलकुलेशन और काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन। और काइनेटिक एनर्जी के साथ जो ये रिलेशन है, दिस इज वैलिड फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम ओनली। समझे? आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट अब बात आती है चेंज इन मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की बात आती है। चेंज इन मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन की बात आती है, ठीक है ना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एक तो कब कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, एंड कंडीशन फॉर इट्स कंजर्वेशन, और इसके कंजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन होगी, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड कंडीशन फॉर इट्स कंजर्वेशन। समझना मेरी बात को। अभी जैसा कि हमने पहले पढ़ा है बच्चों कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है आपका मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई एसीएम, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम। ये हमने प्रूव कर रखा है सेंटर ऑफ मास में कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है वो सिस्टम के मास और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी यूं कह लो, उल्टा हमने पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम के यानी कई सारे पार्टिकल्स हों और उसके सेंटर ऑफ मास को अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो तो यू नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं हो सकती है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब देखो इसी में आगे क्या करेंगे। सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, एसीएम को लिख सकते हैं, काइनेमेटिक्स से हमने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। तो यहां पे हमने क्या किया, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा mvcm अपॉन dt। और कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, कुछ देर पहले मतलब इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि भाई एक सेकेंड यहां पे हमने पढ़ा है बच्चों कि मास ऑफ द सिस्टम को वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिस्टम की मोमेंटम निकल के आ जाती है। ठीक है ना, सिस्टम की मोमेंटम निकल के आ जाती है। तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या हो गया, सो F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp बाई dt। ध्यान देना, dp बाई dt, dp क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई dt। यानी घूम फिर के हम लोग वापस वहीं आ गए, बस यही है कि अब ये मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं है, किसका है, सिस्टम का है। इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं है, किसका है, सिस्टम का है। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, dp इक्वल्स टू F(ext) इंटू dt, है ना। यानी dp छोटा सा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल। अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है कि नहीं यार मेरे को तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, एक्सटर्नल फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी फोर्स लग रहा है, सिस्टम के पार्ट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब डीपी का हम लोग लिमिट ले लेते हैं, पी आई टू पी फाइनल। पी आई हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया, पी फाइनल हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। तो डीपी में एक बार पी की जगह पी एफ लिख दोगे, एक बार पी आई लिख दोगे, इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी टी। अब ये क्या है आपका, ये है आपका डेल्टा पी। क्या है बच्चों, डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। अब यही बात मैंने ऊपर में यहां पे मेंशन कर रखा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज है, ये दिस इज चेंज, ये हो गया आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये क्या हो गया बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया बच्चों, लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया वो किसके इक्वल है,
एक्सटर्नल फोर्स का इंटीग्रेशन किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स को टाइम के साथ अगर इंटीग्रेट करोगे, एक्सटर्नल फोर्स को टाइम के साथ अगर इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल गिव यू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आई बात समझ में, आई बात समझ में बच्चों। तो ये हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी टी। अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी बहुत सारी बातें इसके बारे में करनी है अपने को। मान लो कि अगर हमको एग्जाम में ग्राफ आ जाए, और आया हुआ है कि मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना, और ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ का कोई स्लोप मांग ले हमसे। क्या मांग ले बच्चों, स्लोप। तो इसका अगर स्लोप कोई मांगता है मेरे से, इसका कोई स्लोप मांगता है, तो ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और y पे क्या है p, और x पे क्या है t, तो dp बाई dt। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। समझना मेरी बात को, या सीधा फोर्स भी। अब देखो मैं बार बार एक्सटर्नल लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है केवल वो फोर्स लिख दे, तो आप उसको एक्सटर्नल मान के चलना। जब तक कि इंटरनल ना लिखा रहे, आप कोई भी फोर्स दिया रहेगा कि बॉडी पे ये फोर्स लग रही है, सिस्टम पे ये फोर्स लग रहा है, तो आप एक्सटर्नल मान के चलो, अनटिल कि वो मेंशन किया हुआ हो कि ये फोर्स क्या है, इंटरनल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसका स्लोप क्या देता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, इस फॉर्मूला से। ठीक है ना, इस फॉर्मूला से। और इन फैक्ट अगर आप एक काम करो, मोमेंटम को टाइम के साथ नहीं बल्कि फोर्स को टाइम के साथ ड्रॉ करो। ठीक है ना, अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया फोर्स और टाइम के बीच का, और अज्यूम करो कि ये ग्राफ आपका आ रहा है, ऐसा है ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये आया, ठीक है, फिर ये आया, और फिर ऐसे से आ गया। ठीक है तो ये जो ग्राफ आया आपका, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ये क्या आ गया बकवास सा। देखो, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है किसके किसके बीच का बच्चों, फोर्स और टाइम के बीच। और फोर्स मतलब वही फिर एक्सटर्नल फोर्स की बात हो गई। अगर ये फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है बच्चों, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका जो ये एरिया हो रहा है, ठीक है ना, ये जो एरिया है, दिस एरिया, यहां पे छोटा सा साइज थोड़ा कम हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ना शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, जगह बन जाएगी अपने लिए, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक। तो अब देखो यहां पे हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये जो एरिया है, एरिया, एरिया, तो ग्राफ की जो एरिया होगी वो एफ डी टी का इंटीग्रेशन, और एफ डी टी का इंटीग्रेशन आप देखो यहां पे क्या निकल के आया, एफ डी टी का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये डेल्टा पी जो निकल के आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, ये आ रहा है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ हो फोर्स वर्सेस टाइम, तो उसका जो एरिया है दैट विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम एज यू कैन सी। और एरिया निकालते समय ध्यान रखना कि जो एरिया एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव एरिया लेना, और जो एरिया नीचे है उसको नेगेटिव, क्योंकि प्रॉब्लम बनाते समय जब ग्राफ में आपको एरिया आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि किस एरिया को प्लस लेना है, किस एरिया को माइनस लेना है। और जो एरिया होगा वो आपका कुछ और नहीं बल्कि क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम एज यू कैन सी दैट। ओके, तो ये हमारी बात यहां तक आ गई कि भाई एक्सटर्नल फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से चेंज इन मोमेंटम आता है, और यहीं से कहानी इसकी शुरू हो जाएगी, दैट इज कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन की जो कहानी शुरू होगी यहीं से होगी। अब कैसे शुरू होगी कंजर्वेशन की कहानी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सपोज यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों, सपोज
नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग on any particle is zero। ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए किसी सिस्टम पे जो लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, अगर ये फोर्स भाई साहब ही हो गए जीरो, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, जीरो। डेल्टा पी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब हो गया तो डेल्टा पी इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। इसका मतलब पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ इक्वल्स टू पी आई। और पी एफ इक्वल्स टू पी आई का मतलब क्या हुआ, पी एफ इक्वल्स टू पी आई का मतलब हो गया कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्या हो गया बच्चों, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। और यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही कहलाता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां इनिशियल मोमेंटम को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, एक्सटर्नल फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर जीरो है। तो बच्चों ये इसको तो मैं ढंग से लिख भी दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें यही इसी रूल की बात चलती रहेगी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, हम लोग लिखने जा रहे हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on system of particles is zero, then its linear momentum will be कंजर्व्ड। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा। इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है ना। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर अगर आपका जीरो हो तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। एकदम ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है बच्चों, एकदम से सेट कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गए, इसमें कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिस्टम देखो, सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। अब कंजर्व का मतलब ये नहीं कि इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। जो भी इनिशियल रहेगा वो फाइनल रहेगा, जो भी इनिशियल रहेगा वो फाइनल रहेगा। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स तो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज हमको और समझना है, और वो है इंपल्स। एक टर्म और है अपने पास बच्चों, वो है इंपल्स। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो इंपल्स क्या है बच्चों, इंपल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जे से। इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं। अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लगता है हम लोग कोई नई क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, क्वांटिटी पुरानी है लेकिन उसका तरीका थोड़ा नया है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, है ना। समझना मेरी बात को, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको पता है कि उसका मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। उसका मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक, अच्छा, मोमेंटम का ये चेंज करने में आपको टाइम भी लग सकता है और आप एक झटके से भी चेंज कर सकते हो। कहोगे कैसे, जैसे एक इसका सिंपल सा एक फनी सा एग्जांपल लो। किसी आदमी को अगर हम लोग पुश कर रहे हैं पीछे से, वो रेस्ट में है और उसको पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल चेंज इन मोमेंटम हुआ। दूसरा क्या है कि उसको जाओ और एक फैट कस के इसे मार दो, ऐसे एक। तो बच्चों अब आपने किसी को फैट मार दिया, एक झटके से उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इस केस में क्या हुआ, उसका मोमेंटम तुरंत ही चेंज हो गया। और मोमेंटम जो ये चेंज हुआ इसको हम लोग इंपल्स बोलेंगे।
क्यों? यहां मोमेंटम में जो चेंज का मैग्नीट्यूड है, एक तो वो बहुत ज्यादा है और आपने फोर्स भी लगाया बहुत कम समय के लिए। तो ऐसा चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से सुनना, ऐसा चेंज इन मोमेंटम जिसमें आप जो है मोमेंटम में बदलाव ला रहे हो एक बड़े क्वांटिटी से और टाइम ले रहे हो बहुत कम, और इसके लिए डेफिनेटली आपको फोर्स तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला जो डेल्टा पी है, ये जो डेल्टा पी है इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी टी। अगर ये आपका वेरी लार्ज करना है, वेरी लार्ज है ना, चेंज इन मोमेंटम वेरी लार्ज, और इसको आप बहुत स्मॉल रख रहे हो, बहुत स्मॉल रख रहे हो, तो डेफिनेटली फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स शुड बी वेरी लार्ज। सिंपल सी बात है। इसको और एक एग्जांपल से, मान लो किसी के फेस को ऐसे तुम पुश कर रहे हो, तो मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसको अगर झापड़ लगा दिया तुमने तो उसके से ही मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए फोर्स लगा और मोमेंटम में बहुत तेज चेंज आया, है ना। जैसे मान लो किसी बॉल को दीवार पे स्ट्राइक करते हैं तो दीवार से जाके टकराती है, तो उस समय भी बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो ऐसा कोई भी कॉलिजन का या फिर एक्सप्लोजन का या रॉकेट का उड़ना जो एक वायलेंट प्रोसेस है, जहां बहुत कम देर में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा हो और मोमेंटम का चेंज भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे चेंज इन मोमेंटम को कहा जाता है इंपल्स। यानी इंपल्स इज नथिंग, इंपल्स इज नथिंग, बल्कि इसके बारे में बोलेंगे दिस इज चेंज इन मोमेंटम, which takes place in very short time, जो कि बहुत छोटे से देर में आपका होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, ऐसे छोटे से टाइम में बड़ा मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वो वेरी लार्ज फोर्स के लिए भी एक नेम दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या बोलेंगे इसको, इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्सिव फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। कोई कहोगे कि सर हमने नॉर्मल पढ़ा, हमने टेंशन पढ़ा, बॉयंसी देखा, फ्रिक्शन देखा, स्प्रिंग फोर्स देखा, क्या ये एक नया आ गया क्या इंपल्सिव? बिल्कुल नहीं। इंपल्सिव वो ऑर्डिनरी फोर्सेस ही हैं जिनमें वो फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लगे और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में, तो वो इंपल्सिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले कौन करता है जनरली? तो आप देखो, अपना सर दीवार में मारो, कोई किसी के बीच कॉलिजन हो, किसी को फैट लगाओ, या आपने बॉल को बैट से हिट किया, इन सारे केसेस में इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले करता है नॉर्मल। तो बच्चों, अक्सर ज्यादातर फिजिक्स के फिनोमेनन में आप देखोगे कि नॉर्मल फोर्स ही रोल प्ले करता है, किसका? इंपल्सिव फोर्स का। किसका? इंपल्सिव फोर्स का। तो इंपल्सिव फोर्स का रोल जो है, यहां मैं लिख देता हूं, जनरली नॉर्मल फोर्स plays the role of impulsive force। यहां बहुत छोटा सा मुझे लिखना पड़ेगा, जगह बहुत कम है बच्चों। एक काम करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। प्लेज द रोल ऑफ तो इंपल्सिव फोर्स का रोल बच्चों जनरली कौन प्ले करता है? नॉर्मल फोर्स। तो जनरली नॉर्मल फोर्स प्लेज द रोल, इसको नीचे कर देता हूं मैं, रोल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। कभी कभी टेंशन फोर्स भी करता है बच्चों, लेकिन आप ज्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उसमें आपको इंपल्सिव फोर्स ही आपको
सॉरी नॉर्मल फोर्स ही इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो मतलब इंपल्स का मतलब आई थिंक अब तो आप समझ गए कि इंपल्स कोई नई क्वांटिटी नहीं है बल्कि चेंज इन मोमेंटम है। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो यहां डेल्टा पी की जगह मैं जे लिख दूं, ठीक है, और ये फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, dt। फोर्स को मैंने क्यों बाहर कर लिया? अगर इंपल्सिव फोर्स कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो अक्सर आप ये भी देखोगे फॉर्मूला लिखा हुआ J इक्वल्स टू एफ इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। तो ये सबको देख के घबराना नहीं है। फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? इंपल्स। इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अगर कहीं पे इंपल्सिव फोर्स अगर आपका है तो आप ये समझ लो कि बाकी ऑर्डिनरी फोर्सेस को तो आपको नेग्लेक्ट करना होगा। जैसे मान लो कि अगर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है और उस दौरान अगर फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है या टेंशन है, तो बाकी सभी फोर्स पे हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसा क्यों? मान लो कि एक फोर्स है 10,000 न्यूटन का और दूसरा फोर्स 1-2 न्यूटन का अगर लग भी रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट करोगे। तो इसलिए बच्चों देखना, खासकर हम लोग एक्सप्लोजन वाले केस में या कॉलिजन के केस में हम लोग ना क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स रहता भी है लाइक फ्रिक्शन, ग्रेविटी, तो इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान या कॉलिजन के दौरान जो फोर्स लगता है, उसके दौरान जो फोर्स लगता है वो इंपल्सिव होता है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये चीज आप इंपल्सिव के बारे में समझ लो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को करेंगे जिनका बेस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ताकि मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं कि आखिर ये कंजर्वेशन जो आपने सीखा दैट इज लीनियर मोमेंटम का, इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशन की बात की जाएगी, लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशन की बात की जाएगी। ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात हम लोग यहां पे करेंगे। देखो, 2-3 तो छोटा छोटा एग्जाम्पल आपके सामने मैं बता रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि गन से जब बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे आती है। उसमें एक पीछे आने की जो आपकी प्रोसेस है उसको रिकॉइल ऑफ गन भी बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो बुलेट है यानी गोली है वो बंदूक के अंदर होती है और बंदूक और गोली को अगर आप सिस्टम मान लोगे तो इनिशियली इन दोनों का जो मोमेंटम है, इनिशियली इन दोनों का मोमेंटम 0 था। फिर क्या हुआ? तुमने जैसे ही ट्रिगर दबाया, अंदर में बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करना, उसके बैरल के अंदर जो उसकी नली होती है उसको बैरल बोलते हैं। तो नली के अंदर, उसके बैरल के अंदर बुलेट आगे जा रही होती है, बुलेट को मोमेंटम आगे मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली वो गन को किधर मोमेंटम मिलना चाहिए? पीछे। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बुलेट और गन एक सिस्टम है। जो भी फोर्स लगा इनका इंटरनल मामला है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं। अगर बुलेट को आगे की ओर मोमेंटम मिलेगी तो गन को पीछे की ओर मिलेगी, टू बैलेंस द मोमेंटम या टू कंजर्व द मोमेंटम। ये चीज आप सोचो कि अगर हम लोग बोट में बैठे हैं और वाटर को हमने क्या किया? पीछे की ओर पुश किया। ठीक है ना? वाटर यानी पानी को पीछे फेंकते हैं तो नाव आगे जाती है। ऐसा क्यों? तो इनसाइड द रिवर आप मान के चलो कि बोट और जो वाटर है उसको एक सिस्टम मान लो। इनिशियली सब रेस्ट में था, फिर क्या किया आपने? पानी को पीछे की ओर मोमेंटम दिया तो डेफिनेटली बोट को मोमेंटम आगे मिलेगा ताकि सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व। नेट मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व। क्लियर है? अच्छा, ये सब आपको सुनने में लग रहा होगा ये तो यार न्यूटन थर्ड लॉ ही तो है। बिल्कुल, न्यूटन थर्ड लॉ ही है। न्यूटन थर्ड लॉ का ही ये कंजर्वेशन है। मतलब कि आप मेरे पे फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन में आप पे फोर्स लगेगा, मुझे मूवमेंट पीछे की ओर मिलेगी तो आपको मूवमेंट आगे की ओर मिलेगी। तो ये जो सब कुछ है आप घूम फिर के एक ही जगह आ जाता है, वो है न्यूटन थर्ड लॉ पे। ठीक है?
अब इसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आएंगे, एग्जाम में प्रॉब्लम किस तरीके से आएंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। वही है आपका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल आता है बच्चों वो आता है एक्सप्लोजन का, वो आता है एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लोजन होता क्या है बच्चों? जैसे मान लो कोई बॉम्ब है या कोई भी ऐसा विस्फोटक चीज जो ब्लास्ट कर सकती है। तो मान लो एक बॉम्ब है जो इनिशियली आपका रेस्ट में है, ठीक है। अब ये बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका? 0। और केमिकल प्रोसेस की वजह से मान लो ये 3 टुकड़ों में टूट गया। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में। अब ये तीनों टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर पार्टिकल को मोमेंटम तो मिल गया, लेकिन इनका ये जो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा? उनके अंदर का ही कोई इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व होगा। अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वही इन्वॉल्व होंगी। तो इसका मतलब है एक्सप्लोजन में जो है ओनली internal forces are involved, only internal forces are involved। सिर्फ इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोजन में क्या कर सकते हैं? वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझो, मान लो एक्सप्लोजन के दौरान ग्रेविटी लग रही है, एक्सप्लोजन के दौरान आपका फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सप्लोजन के दौरान कोई और फोर्स लग रहा है, तो वी विल नेग्लेक्ट ऑल दोज फोर्सेस। एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डिनरी फोर्स वहां मौजूद है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, और मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे। एक बात और, क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी? क्या मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगी? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल है 0। अगर मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी। कहने का मतलब है फाइनली आपका बॉडीज मूव करेंगी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व मत करवा देना यहां पे, क्योंकि अंदर में लगने वाले फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? वो इंटरनल हैं बट दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर कहीं लगता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आती हैं। मतलब बॉम्ब के अंदर ये मान के चलो तुम, जो केमिकल एनर्जी है वो अपने आप को कन्वर्ट, टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो अभी भी कंजर्व है, क्योंकि यूनिवर्स में टोटल एनर्जी तो कभी भी कंजर्व होती है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये बढ़ती है। ये एक्सप्लोजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन का मतलब है कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो अपने आप को काइनेटिक एनर्जी के रूप में शो करेगी। तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी तो दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे वी कैन नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, वी कैन नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे। तो एक्सप्लोजन में ये दिमाग में आप सेट रखो। अब हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इस डीपीपी की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम दिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम पे केवल, ठीक है ना। इसमें कॉलिजन को इंक्लूड नहीं किया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम पे दिया है। तो जैसे देखो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, फिर ये एक प्रॉब्लम है, और ये आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये रॉकेट पे है और ये सब आपका क्या है, आपका ये एक्सप्लोजन पे है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने अभी फटाफट पढ़ा है तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो पहले उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग उसकी नंबर 1 से चलेंगे। तो पहले एक्सप्लोजन की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लोजन पे है।
ठीक है, जस्ट समझना इसको क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, 2 of them go off at right angle to each other and the first part mass 1 kg move with a speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kgs move with 8 meter per second. The third part flies off with 4 meter per second, then its mass is. समझो मेरी बात को, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। पहले तो समझो कि एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो एक बॉडी का हो रहा है, ठीक है, जिसका मास m है। वी डोंट नो ये m कितना है, बाद की बात है। इनिशियली ये रेस्ट में था तो मोमेंटम हो गई 0। इसमें 3 टुकड़े हुए इसके, ठीक है, 2 टुकड़े जो इसके हैं वो परपेंडिकुलर फ्लाई ऑफ कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। तीसरा टुकड़ा का मास अपने को नहीं पता, ठीक है। इन 2 टुकड़ों का मास पता है। एक m1 है जो पहला पार्टिकल है, वो चल रहा है, फर्स्ट पार्ट 1 kg का है बच्चों, and that is moving with 1 kg, that is moving with 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा m2 है, ठीक है, जो कितने kg का है, जो आपका 2 kg का है, वो 2 kg का है, 2 kg का है, and that is moving with velocity, that is moving with velocity 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड तीसरा पार्ट m0 मान लेते हैं, एंड वी डोंट नो ऑल्सो इट्स डायरेक्शन की ये किधर मूव करने वाला है, ये सब अपने को पता नहीं है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पता है अपने को, इसकी वेलोसिटी पता है। दैट इज, ये मान लो अगर आपका v1 था, ये आपका v2 है, तो v3 इज गिवन। v3 कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड, v3 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये थर्ड पार्ट का मास निकालने को बोल रहा है। क्या करना चाहिए हमको, हमें करना ये चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के जगह पे 0 लिखो, फाइनल मोमेंटम में देखो एक पार्टिकल को आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लो, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1, दिस इज 12i, है ना, 12 इंटू 1, और डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका कितना हो गया बच्चों, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, तो ये हो गया आपका 16j। ओके, और तीसरे के बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है, तो तीसरे को रहने दो फिलहाल P3। ध्यान से समझना, जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या है नहीं है, उसको इसी फॉर्मेट में रहने देना। अभी देखना, कभी आपको एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी नहीं। अब एक काम करो, इनको इधर भेज दो। सो P3 जो है ये आपको मिल गए ij के फॉर्म में, यानी 12i माइनस 16j। अब P3 का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, P3 की मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, एंड दैट इज 144 प्लस 256। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 400, एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। मतलब कि जो ये P3 है, P3 मतलब थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो आ रहा है आपका 20, और थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है 4, और इसका मास कितना है m0। तो m0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आ रहा है 20। सो m0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 5 kg इज द राइट आंसर। क्लियर है, 5 kg इज द राइट आंसर। आगे चलें, समझ में आ रही है बात, एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। आप देखो क्या हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो आपसे सब प्रॉब्लम बन जाएंगे। अच्छा, बीच में एक ये प्रॉब्लम आ गया, इसको भी कर लेते हैं। ये एक्सप्लोजन का नहीं है लेकिन ग्राफ से रिलेटेड है, तो आसान है बच्चों। ये फोर्स है और ये इस एक्सिस पे टाइम है। हमें क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितने देर में, ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 8, 0 से 8 के बीच में आपको पूछा जा रहा है। तो 0 से 8 के बीच में पूछा जा रहा है, तो आप इसका एरिया निकाल लो भाई। आपने अभी पढ़ा ना, एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो देख लो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 6। ये हमें लगता है ये हाइट 6 तक है, तो हाफ इंटू 6, और बेस कितना है 2, प्लस ये देखो ये है -3 इंटू 2, -3 इंटू 2, तो 2 इंटू -3, ठीक है। और ये कितना है बच्चों, 4 से 8, 4 से 8, ये
बेस हो गया 4 और हाइट हो गई 3 प्लस 4 इंटू 3 ठीक है ना। और ये माइनस क्यों किया था हमने, ये नेगेटिव एरिया है। जस्ट सॉल्व दिस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 6 आ गया बच्चों, यहाँ पे -6 आ गया और ये हो गया +12, ये क्या हो गया +12। तो आप देखो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये 6 गेट कैंसिल्ड आउट, 12 इज द राइट आंसर, न्यूटन पर सेकेंड। फोर्स और टाइम के एरिया को न्यूटन पर सेकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा ये देख के वो इम्पल्स भी बोल सकता था, चेंज इन मोमेंटम की जगह इम्पल्स लिखा हुआ रहता तब भी यही काम करते हम लोग। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर ये देखो एक्सप्लोजन पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट, सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion is। सबसे पहली बात है टोटल मास जो बॉडी का दिया हुआ है वो कितना है 4m, कितना है बच्चों 4m। अब ये 4m टोटल 3 टुकड़ों में टूटा, ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट जो है 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other। एक इधर जो m है ये v वेलोसिटी से गया बच्चों, और एक ये m है ये भी v वेलोसिटी से गया, और ये 4m में mm इधर चला गया तो ये 2m जो होगा वो इधर को जाएगा, वो इधर को जाएगा, उसका मान लेते हैं वेलोसिटी v0, ताकि इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाए 0। ये v इज गिवन, ये v भी गिवन, वी हैव टू फाइंड दिस v0। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, पी आई 0 है, पी एफ देखो m इंटू वी इंटू आई। अभी मैंने कहा था जो गिवन है उसको आई जे के फॉर्म में लिखो, m इंटू वी आई, इसका हो जाएगा m इंटू वी जे, m इंटू वी जे। एंड थर्ड वाले को मैंने कहा कि आप इसको ना ऐसे ही रहने दिया करो, उसको लिख दो P3 क्योंकि इसका डायरेक्शन नोन नहीं है। तो P3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P3 इक्वल्स टू हो जाएगा MVI, इसको इधर भेज दोगे, -MVI -MVJ। ओके, क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, अब P3 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, P3 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो P3 का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये IJ के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको जानते हो ना माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधी बात हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका m² v², और ये भी हो जाएगा आपका m² v²। ओके, ये m² v², वो भी हो जाएगा आपका m² v²। और P3 के जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जो तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2m और उसकी वेलोसिटी कितनी है हमने मानी है v0, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका mv√2। सो m से m कैंसिल हो गया बच्चों, सो v0 इज इक्वल्स टू v√2 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका v/√2। देखो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आ गई v/√2। ये 2m क्यों लिखा, क्योंकि इसका मास 2m है। इसका मास 2m क्यों है, क्योंकि टोटल मास आपका 4m है। अच्छा, अब आपको ये वेलोसिटी नहीं मांग रहा है, आपको ये मांग रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस एक्सप्लोजन के बाद, तो k इक्वल्स टू, देखो पहली बॉडी मास m वेलोसिटी v, दूसरी बॉडी मास m वेलोसिटी v, क्योंकि एक x के लॉन्ग जा रहा था एक y के लॉन्ग जा रहा था, देख लो एक x के लॉन्ग जा रहा है एक y के लॉन्ग जा रहा है। तीसरी बॉडी मास 2m और वेलोसिटी v0 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, हाफ mv² प्लस हाफ mv², और ये बच्चों हाफ इंटू 2m, और v0 की जगह पे क्या लिखोगे, v/√2, v/√2। तो ये हो जाएगा आपका v/√2, तो v0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका v/2, v/√2 को v²/2। तो देखो ये 2 से 2 गेट कैंसिल्ड, 2 से 2 गेट कैंसिल्ड, तो अल्टीमेटली हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। तो ये आ गया आपका 3/2 mv²। क्लियर है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 3/2 mv²। एज यू कैन सी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। अब इसको तो छोड़ देते हैं, पहले हम लोग एक्सप्लोजन वाला काम कर रहे हैं, है ना।
एक ये भी कर लेते हैं, एक ये भी कर लेते हैं। पहले हम लोग एक्सप्लोजन वाला काम कर रहे हैं, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे। अभी यहां पे देखो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है, जो एक्सप्लोड कर रहा है 4 आइडेंटिकल फ्रैगमेंट्स में। तो ये ऑटोमेटिकली एक काम करो, इसका मास 4m मान लो और ये mm के 4 टुकड़े कट गए, ठीक है। और ये चारों जो चल रहे हैं, फ्लाई देम परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक x के लॉन्ग, एक y के लॉन्ग, एक z के लॉन्ग, और चौथे के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। ईच ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट इज E। तो डेफिनेटली जो आपका वो जो 3 उड़ा है, उन तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना, यानी तीनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। और चौथे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, ये 4 पार्टिकल में टूटा है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 के बारे में दिया जा रहा है, चौथे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये 3 जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, एक का मोमेंटम हम लोग मान लेते हैं mvi, दूसरे का मोमेंटम मान लेते हैं mvj, तीसरे का मोमेंटम मान लेते हैं mvk, ठीक है ना। और इन सब की वेलोसिटी हमने सेम क्यों मानी, क्योंकि उसने बोला सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और उसकी वैल्यू क्या है E। इसने ये भी लिख के दे दिया है कि भाई ऐसा है कि सबकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन तो मैटर करता नहीं है, और इस हाफ mv² का वैल्यू इसने दे दिया है हमको E। अच्छा, तो ये 3 की तो बात हो गई, 3 की बात हो गई, 3 की बात हो गई, चौथे की बात नहीं हो रही है। तो चौथे का मास तो m है और वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v0। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा कि मोमेंटम को कंजर्व करवाओ, क्योंकि एक्सप्लोजन का केस है, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल 0। तो mvi प्लस mvj प्लस mvk, और मैंने आपको क्या बोला कि चौथे वाला जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको P4 लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करो, इन सबको उधर भेज दो। तो P4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस mvi माइनस mvj माइनस mvk, है ना। कभी भी आपको एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये ijk के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधी बात है, आप क्या करोगे, P4 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, P4 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। P4 का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो ये ijk के फॉर्म में है, तो आपने वेक्टर में सीखा है ijk के फॉर्म में होता है, तो तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया m² v², m² v² m² v², तीनों ही हो गए m² v², m² v², m² v², ठीक है। तो P4 जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका mv√3, क्या हो जाएगा, mv√3, और P4 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv0, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि P4 का मैग्नीट्यूड तो वही मानेंगे, और ये हो गया आपका mv√3। भाई mm काट दो, तो v0 इक्वल्स टू क्या हो गया, v√3। चलो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कितना निकल रहा है इसमें। तो पहला बॉडी हाफ mv², दूसरी बॉडी हाफ mv², तीसरी बॉडी हाफ mv², और चौथी बॉडी हाफ m, लेकिन वेलोसिटी के जगह लिखोगे v√3 का स्क्वायर। तो अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये हो गया आपका हाफ mv² को हम लोग क्या लिख रहे हैं, E दिया हुआ है, E। तो k टोटल हो जाएगा आपका E प्लस E, और ये तीसरे में v√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3v होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3e। तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 6e, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 6e इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। तो k इक्वल्स टू 6e, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब इसके बाद के क्वेश्चन और बाद की जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इसमें हम लोग इतना करते हैं, और मैं डीपीपी अपलोड कर देता हूं, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बच्चों।